हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो आज के इस करंट फोर्स वीडियो में कई महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया है, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, फूजी जो माउंट है उस पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए हैं, कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक किया है किस देश ने और उस पर दुनिया भर में खलबली मच गई है, सेना ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख के बाद कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अब पूर्ण साक्षर बन गया है। और बात नेपाल की भी करेंगे जहां पर बवाल चल रहा है बहुत ज़बरदस्त ढंग से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। पहला, देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? मुझे लगता है पता हो गया होगा अब तक। आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी संसद परिसर में और उसमें सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल कर ली है। और ये रहा फोटोग्राफ। वो एनडीए के उम्मीदवार थे और सामने कौन थे? सामने थे सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, और इंडिया जो गठबंधन है उसकी तरफ से ये उम्मीदवार थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता की कितने वोट मिले? 452 वोट मिले। और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुछ वोट जो है ना वो अनवैलिड भी करार दे दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से जीत हासिल हुई है सीपी राधा कृष्णन की। ओके, अब आपको बताऊं कि वो 15वें राष्ट्रपति अब चुन लिए गए हैं। ओके, और जल्द ही वो शपथ ग्रहण करेंगे और फिर उपराष्ट्रपति वो बन जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कौन थे उपराष्ट्रपति, यानी 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। तो उन्होंने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। वैसे उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। ठीक है, तो इसी वजह से अब फिर चुनाव की ज़रूरत पड़ गई और चुनाव में सीपी राधाकृष्णन जो है ना वो विजय हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है उनका चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन। जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को, 1957 को। आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 1998 और 1999 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कोयम्बटूर से वो सांसद बने थे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रहे। एक बार वो केंद्रीय मंत्री भी बनने के बेहद करीब थे, लेकिन जैसे ही उनका नाम वो हुआ तो राधाकृष्णन नाम जो है ना वो किसी और का नाम आ गया। पोन राधाकृष्णन को ये पद मिल गया। कुछ जो राइटिंग मिस्टेक हुई उसकी वजह से, एक बार की बात ही है। फिर आपको बताऊं कि 2023 में वो जो हैं झारखंड के गवर्नर बने। फिर बाद में उनको अतिरिक्त प्रभार भी मिला तेलंगाना का और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का। ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल बने थे। फिर 2024 में उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था और अभी सितंबर 2025 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना वो जीत लिया है। ओके, तो अब नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होने जा रहे हैं जल्द ही। अब जब इनकी चर्चा कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं वो सबकी भी चर्चा कर लें। अनुच्छेद 63 उसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, यानी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के पदेन। ओके, और अनुच्छेद 65 जो है ना उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या अनुपस्थित होने या असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 जो है ना उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव और उनसे संबंधित प्रावधान का जिक्र है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है कि 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा, लेकिन जब तक कि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी को मतलब पदभार ना सौंप दें। ठीक है, तो ये भी है इसमें। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं उपराष्ट्रपति। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जैसे कि अभी जगदीप धनखड़ जो थे ना उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन संवैधानिक रूप से इस्तीफ़ा देने के बाद भी वो लगातार, अस्वीकार होने के बाद भी वो लगातार उपराष्ट्रपति पद का काम कर सकते थे।
ठीक है, लेकिन वो गायब रहे, चुप रहे बिल्कुल पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये साफ तौर पे लिखा हुआ है संविधान में कि 5 वर्ष या फिर इस्तीफा दिए या मतलब काम नहीं कर रहे हो, इस्तीफा दे दे मान लो, तो उसके बाद भी जब तक कि नया उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है, यानी नया उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, तब तक के लिए वो काम कर सकते हैं उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो रिक्त पद हैं उसके भरने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 71 में चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये बातें कही गई हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है। देखिए, एक निर्वाचन मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसके जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं और मनोनीत हैं वो सब मिलकर करते हैं। इसमें विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभाओं की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता है। केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही जो सदस्य हैं वो दे सकते हैं। मतदान की पद्धति क्या होती है, तो देखिए, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वरीयता देना होता है कि प्रथम वरीयता का हम वोट इनको दे रहे हैं, द्वितीय वरीयता का वोट हम इनको दे रहे हैं। इस तरीके से ये होता है, तमाम सांसद जो है ना वोट करते हैं। फिर है योग्यता की अगर बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति को, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने का की जो पात्रता है वो होनी चाहिए, और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हो वो व्यक्ति। ठीक है, और नॉमिनेशन कैसे होता है, नॉमिनेशन के लिए कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक बनते हैं और 20 सांसद अनुमोदक बनते हैं, और फिर एक निश्चित सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है, और उसके बाद फिर नॉमिनेशन होता है। ओके, चुनाव अधिकारी कौन होते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग जो है ना वो चुनाव करवाता है और वही नियुक्त करता है चुनाव अधिकारी को। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये बात जान ली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रांस में पिछले 2 साल में चौथे प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा है, तो सितंबर 2025 में संसद ने किस प्राइम मिनिस्टर को पद से हटा दिया? आंसर होगा फ्रांसवा बायरू। क्या नाम है? फ्रांसवा बायरू। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। फ्रांस की संसद ने 9 सितंबर को एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इनको हटा दिया। ठीक है, नया राजनीतिक संकट वहाँ पर खड़ा हो गया, तो बाद में उन्होंने फिर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्तीफा दे दिया। फ्रांस में 2 साल में 5वें और 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की ज़रूरत पड़ गई है। 9 महीने पहले ही बायरू जो है ना वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और अभी विवाद हो गया था वहाँ पर। उन्होंने जो बजट प्रस्ताव दिए और जो कर्ज लगातार फ्रांस पर बढ़ता जा रहा है, उससे तमाम सांसद जो हैं वो नाराज़ थे, और फिर वहाँ पर पहुँचा अविश्वास प्रस्ताव, और फिर उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? क्या नाम है उनका? सेबेस्टियन लेकोर्नो। सेबेस्टियन लेकोर्नो इमैनुअल मैक्रों के बेहद करीबी हैं। 9 सितंबर को इनको नियुक्त किया गया है, और फ्रांसवा बायरू को जब इस्तीफ़ा देना पड़ा उसी के 24 घंटे के भीतर ही इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, सेबेस्टियन लेकोर्नो, सेबेस्टियन लेकोर्नो नाम याद रखना होगा आपको। ठीक है, कठिन नाम है। ओके, तो फोटोग्राफ देख रहे हैं, इमैनुअल मैक्रों हैं राष्ट्रपति और साथ में प्राइम मिनिस्टर। चूँकि संसद में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो पार्टी है ना उसके पास बहुमत नहीं है। हालांकि इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त तो कर दिया है उन्होंने सेबेस्टियन लेकोर्नो को, लेकिन पद पर बने रहने के लिए इनको यानी प्राइम मिनिस्टर को विपक्षी दलों से संपर्क करना पड़ रहा है, विपक्षी दलों के साथ उनका समर्थन लेना पड़ रहा है। ओके, एक बार फ्रांस चलते हैं मैप के ज़रिए, फिर और बताते हैं आगे। प्यारा भारत है अपना, और यूरोप की ओर चलते हैं। इस तरफ का जो इलाका है यहाँ वाला, ये यूरोप कहेंगे पूरा, और उसी में रेड कलर में देख रहे हैं आप फ्रांस है। तो फ्रांस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या फ़र्क है? देखिए, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है ना वो राष्ट्र का चेहरा होता है।
विदेश नीति और रक्षा, डिफेंस, इन सब का चीफ होता है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार चलाता है, संसद के लिए जवाबदेह होता है, आंतरिक नीति, सुशासन, इस सब की जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन होल सोल एक तरह से कहें कि राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, राष्ट्रपति के निर्देशन पर वहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करते हैं। फ्रांस में क्या है ना, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। क्या है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पर। ओके, तो ये 1958 से लागू है। और इसमें यही है कि राष्ट्रपति भी होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे, और दोनों की शक्तियों में का बंटवारा भी किया हुआ है। यहाँ पर मुख्य कार्यकारी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। ओके, राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पर जनता सीधे करती है, 5 साल का कार्यकाल होता है, और वो हेड ऑफ स्टेट होता है या नेशन होता है। मुख्य काम उसका विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इन सब बनाना होता है। फ्रांस का जो सशस्त्र बल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसका सर्वोच्च कमांडर होता है। इंटरनेशनल जो संधियाँ हैं उस पर सिग्नेचर करने का काम, देश का प्रतिनिधित्व करने का काम वो होता है। प्रधानमंत्री को वो नियुक्ति करता है, लेकिन वहाँ की जो नेशनल असेंबली है, संसद है, वो वहाँ पर अगर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर हटाया जा सकता है। ठीक है, और वो राष्ट्रपति जो है वो नेशनल असेंबली, लोकसभा जैसी, उसको भंग कर सकते हैं। आपातकाल की विशेष शक्तियाँ भी हैं वहाँ पर। और प्रधानमंत्री के पास क्या है वहाँ फ्रांस में अधिकार, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो किए जाते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि नेशनल असेंबली यानी वहाँ का लोकसभा मान लीजिए, तो उसमें मतलब उसको बहुमत साबित करना पड़ता है। और आमतौर पे वहाँ की संसद में जिसका बहुमत होता है, वहाँ की नेशनल असेंबली में जिसका बहुमत होता है, उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है, देश की जो आंतरिक नीतियाँ, डोमेस्टिक पॉलिसी है, उसका संचालन करता है, कानून लागू करता है, सरकार चलाता है, विभागों को देखता है, और राष्ट्रपति के आदेशों को या कानूनों को लागू करने का काम करता है। एक स्थिति ऐसी भी बनती है वहाँ फ्रांस में जिसको कोहैबिटेशन कहते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति एक अलग पार्टी का है और उसको मतलब राष्ट्रपति चुनाव तो उसने जीत लिया, लेकिन जो वहाँ का नेशनल असेंबली है, यानी जैसे लोकसभा मान लीजिए वहाँ का, ठीक है, तो वहाँ उसको बहुमत नहीं मिला उसकी पार्टी को, तो फिर अलग अलग पार्टी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति एक है और उसका विपक्ष का जो है वो प्रधानमंत्री वहाँ पर नियुक्त करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको वहाँ पर कोहैबिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में राष्ट्रपति विदेश नीति संभालता है और प्रधानमंत्री आंतरिक नीति संभालता है। तो ये है वहाँ पर फ्रांस की जो स्थिति है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ये पॉलिटी का भी या इंटरनेशनल रिलेशन जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। हाँ, 102 वर्ष की उम्र में जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए? 102 साल की उम्र में चढ़ गए। नाम क्या है इनका? कोकिची अकुजावा, कोकिची अकुजावा। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। 102 साल के हैं और पूरी तैयारी की थी उन्होंने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। माउंट फूजी जो है ना वो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई 3776 मीटर है, 3776 मीटर है। 3 महीने की ट्रेनिंग ली उन्होंने। इनको हार्ट संबंधित भी दिक्कतें थी, तो शुरुआत में क्या किया उन्होंने? पैदल चलना शुरू किया, फिर लंबी लंबी दूरी तक पैदल चलने लगे, फिर तेज़ चलने लगे, फिर पहाड़ों पर चढ़ाई की प्रैक्टिस की, और आखिरकार इन्होंने 102 साल की उम्र में इस पर माउंट फूजी पर वो चढ़कर एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? मदर टेरेसा का निधन हुआ था इसी दिन, इसी वर्षगांठ पर, और यूनाइटेड नेशंस ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबारने के लिए, लोगों को उबारने के लिए शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? मिला था 1979 में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा यहाँ पर। कतर की राजधानी दोहा में
किस देश ने हमास को निशाना बनाकर सितंबर 2025 में हमला किया है? आंसर क्या हो? इजराइल। ऐसी जगह जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा विदेश का बेस है, मिलिट्री बेस है, और उसी के पास में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया। कब किया है? 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं का एक सेंटर है, तो वहीं पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया है। और जब विस्फोट हुआ वहाँ पर, तब पता चला कि अरे ये क्या हो गया। फिर कतर और तमाम दुनिया के जो देश हैं वो सब बौखला गए, घबरा गए। इसको मैप के ज़रिए आपको बताता हूँ। प्यारा भारत है अपना, और इधर जो है ना वो है पश्चिम एशिया, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग जो है ना वहाँ के नेता इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वेस्ट एशिया है ये। तो उसी में यहाँ पर ये रहा इजराइल, और यहाँ ये है कतर। ठीक है, तो कतर में क्या ना अभी बातचीत चल रही थी, मध्यस्थता चल रही थी, और अमेरिका की भी इसमें भूमिका थी। हमास से बातचीत चल रही थी, हमास का एक सेंटर भी है यहाँ पर, ठीक है, कतर में, और ये अमेरिका के कहने पर ही यहाँ पर वार्ता चल रही थी, बातचीत चल रही थी। और उसी वार्ता को लेकर ये लोग, हमास के लोग, वहाँ मीटिंग के लिए बैठे थे, और तभी इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, कतर में। और ये जो हमला हुआ है उसमें जो हमास का जो वार्ता प्रमुख है खलील अल हया, इसके अलावा जहेर बजारिन वेस्ट बैंक प्रमुख है, मोहम्मद इस्माइल है शूरा काउंसिल का, तो इन सब को टारगेट किया गया था। लेकिन हमास का कहना है कि यहाँ पर उन सबको बचा लिया गया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इन नेताओं के कुछ बेटे वगैरह, उनकी डेथ हुई है। इजराइल का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? इजराइली डिफेंस फोर्स जो है ना उसका कहना है कि हमने सटीक निशाना बनाया। तर्क ये है इनका कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने यहाँ से निकलकर यहाँ हमला किया था इजराइल में, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और इसी जवाब के तहत जो है ना वो ये काम किया गया है कि यहाँ से उन्हें विमान के जरिए और यहाँ ये जो कतर है इस जगह पर हमला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त हो रही है इसको लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, इन सब का उल्लंघन की बात कही जा रही है। तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, मिस्र, बहुत सारे देशों ने इसकी आलोचना की है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनका कहना है कि ये जो आतंकवाद का कृत्य किया गया है इजराइल के द्वारा यहाँ पर, ठीक है, कतर में। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो शांति प्रयास चल रहे थे उसका विश्वासघात के रूप में है ये इजराइल का काम किया है। और इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो इस हमले से बहुत असहज हैं, बहुत नाराज़ हैं, ठीक है, और कहा है कि अमेरिका इसमें नहीं है, ये जो हमला हुआ है उसमें। और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हित के खिलाफ हुआ है ये। ओके, तो अब ये पूरा मुद्दा है। अब इसमें क्या हुआ है कि मतलब इजराइल किसी भी देश में घुसकर और हमला कर दे, अब ये तो बर्दाश्त नहीं होगा तमाम देशों को। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं, बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है दुनिया भर के जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें। ओके, अच्छा, इजराइल की बात करें। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और राष्ट्रपति हैं इस वक्त इसहाक हर्जोग। मुद्रा यहाँ पर चलती है न्यू शेकेल। और कतर, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दोहा। यहाँ के आमिर हैं तमीम बिन हमद, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है, करेंसी, वो चलती है कतरी रियाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन सब राज्यों में बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? आंसर क्या होगा? ऑपरेशन राहत। ठीक है, ऑपरेशन राहत चलाया गया है। देखिए, उत्तर भारत के कई राज्य बहुत ही भीषण बाढ़ की चपेट में है। पंजाब तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है। तो सेना ने जो है 6,000 से अधिक लोगों को निकाला है, 13,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की है। तो वहाँ पर मदद करने के लिए सेना सामने आई है।
ठीक है, ऑपरेशन राहत के तहत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। और 2025 की थीम क्या है इस बार की? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है ये दिवस, और 1966 में ये दिवस घोषित किया गया था। उसके अगले साल पहली बार मनाया गया था 1967 में। साक्षरता जो है वो सभी के लिए एक मौलिक मानव अधिकार भी है, और इससे अधिक स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख के बाद कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर बन गया है? कौन सा है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो विश्व साक्षरता दिवस जो था ना 8 सितंबर को, तो उसी के दौरान हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उन्होंने इसका ऐलान किया है, पूर्ण साक्षर हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 99.3%, ठीक है, साक्षरता कितनी हो गई है? 99.3%, इतनी साक्षरता हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। और ये राष्ट्रीय मानक जो है ना 95%, इससे अधिक है। ओके, तो उसके बाद फिर साक्षरता, पूर्ण साक्षर का दर्जा मिल जाता है। ओके, तो ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये जो आयोजन हुआ था, जो घोषणा हुई उसी के दौरान। और हिमाचल प्रदेश मैप में यहाँ पर रहा, और इसकी राजधानी क्या है? शिमला है। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। और चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो आपने जाना ही। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश में जेन जी युवाओं ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और नेताओं के घर जला दिए और प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देकर भागना पड़ा है? पड़ोसी है, कौन है? नेपाल। ठीक है, नेपाल की यह हालत है। इस पर और डिटेल बात करते हैं। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। नेपाल में भी युवाओं ने प्रदर्शन किए तो सरकार भाग खड़ी हुई है। नेपाल में 26 मीडिया जो सोशल मीडिया ऐप्स है उस पर बैन के खिलाफ जो शुरू हुआ था जेनजी का प्रदर्शन, वो भ्रष्टाचार, कुशासन, भाई भतीजावाद, इन सब के मुद्दे पर पहुंच गया। पहले दिन सरकार के निर्देश पर जो गोलियां चली तो 19 युवाओं की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। नतीजा हुआ कि अगले ही दिन, दूसरे ही दिन 9 सितंबर को युवाओं ने सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। ये देख रहे हैं आप वीडियो, संसद का वीडियो देख रहे हैं आप, आग लगा दी गई है। ये है सुप्रीम कोर्ट जिसको आग लगा दिया गया यहाँ पर, और ये है वहाँ का दरबार जो सचिवालय कहा जाता है, बहुत ही प्रमुख है, उसको भी आग लगा दिया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, उन सब के निजी घर को आग लगा दिया गया। काठमांडू पूरा धुआं धुआं हो गया है। और खबर ये आ रही है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री एक झालनाथ खानल, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। वहाँ के वित्त मंत्री, आगे मैं दिखाना चाहता हूँ वीडियो, ये वीडियो देखिए, वहाँ के वित्त मंत्री को पकड़ के सड़कों पर पीटा गया है, बहुत बड़े पैमाने पर, बुरी दशा से। तो ये पूरी स्थिति है वहाँ पर, बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ के मंत्रियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये घरों से निकाला गया, उनकी पिटाई हो गई, उनके घर जला दिए गए, ये हाल हुए। हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, केपी शर्मा ओली को, और फिर अंततः हमने देखा कि वो उनको इस्तीफा देना पड़ा है, केपी शर्मा ओली को। अब वो जा चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक वो इस पद पर बने रहें, लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। वहाँ के जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सब के दफ्तरों को जला दिया गया है। नेपाल का जो बड़ा मीडिया हाउस है, ये कांतिपुर टाइम्स, उसके दफ्तर में आग लगा दी गई। काठमांडू एयरपोर्ट ठप हो गया। केपी शर्मा ओली ने जब इस्तीफा दिया, फिर सेना और राष्ट्रपति ने जनता से शांति की अपील की है। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों से अगले हफ्ते कहा है कि बातचीत करेंगे, तब तक शांति बनाई जाए।
लेकिन अब तक देश जो है ना अराजक हो चुका है और पूरे देश में जो व्यवस्था है खत्म हो चुकी है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। अब इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक नया नाम चर्चा में आया है। काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह, जिन्हें जेन जी प्रदर्शनकारी जो हैं देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर उसको देख रहे हैं। बालेंद्र शाह जो हैं वो रैपर हैं, रैपर आप जानते होंगे, रैपर हैं और काठमांडू के 15वें मेयर बने हैं। निर्दलीय वो चुनाव लड़े और फिर वो मेयर बन गए। सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और रैपर के तौर पर नेपाल के युवाओं के बिल्कुल आइडियल हैं वो। पूरा नाम है बालेंद्र शाह। 2023 में टाइम मैगजीन में उनको 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में शामिल किया गया था, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो ग्लोबल मीडिया हाउस है उसने भी तारीफ की थी। और हाल ही में अभी जो जेएनजी का प्रदर्शन हुआ है उसका समर्थन इन्होंने किया था। और इससे पहले जो सरकार थी केपी शर्मा ओली की, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा कि ये जितना बवाल हुआ है उसके पीछे ये व्यक्ति है। तो इन्होंने यानी बालेंद्र शाह, इन्होंने सोशल मीडिया ऐप पर लोगों से कहा था कि अपील की थी कि प्रदर्शन में शामिल हों, अगर नहीं भी हो सकते हैं सहानुभूति, समर्थन ये सब साथ में रखें। और अब इनके समर्थन में फेसबुक पर पूरी बाढ़ आ गई है नेपाल में। जेनजी अपने टाइमलाइन पर लिख रहे हैं कि प्रिय बालेन, अभी नहीं तो कभी नहीं, उनसे राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा देने की गुजारिश कर रहे हैं। युवा इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि नेपाल की जो 3 प्रमुख पारंपरिक पार्टियां हैं उनके नेताओं ने देश को निराश किया है और गर्त में धकेला है। तो अब बालेन जैसे युवा हैं वही इस देश को चला सकते हैं, यानी नेपाल को चला सकते हैं। नेपाल में राजनीतिक संकट बहुत ज़बरदस्त है और ये जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे राजनीतिक संकट की बड़ी वजह एक तौर पे मानी जा रही है। पिछले 5 साल में नेपाल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पहले केपी शर्मा ओली थे, उसके बाद फिर आए केपी शर्मा ओली, उसके बाद फिर आए शेर बहादुर देउबा, ये रहा फोटोग्राफ इनका। उसके बाद फिर पुष्प कमल दहल प्रचंड आए और प्रचंड भी गए तो फिर केपी शर्मा ओली फिर से आ गए और वो चीन के करीबी माने जाते हैं और जनता नेपाल की इनको अमेरिका परस्त मानती है। और इस वजह से प्रदर्शनकारियों की ये डिमांड थी कि वो हटें, ख़त्म हो, ठीक है। और अभी जो हालात वहाँ दिख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जो वहाँ के युवा हैं वो पूरी तरीके से जो है ना इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इन सब से बहुत ज़्यादा खफा हो गई हैं। जिन जी युवा जो है ना वो केवल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाना ही नहीं चाहते बल्कि पूरी सरकार, भ्रष्टाचार, सत्ता की जो संरचना है उसमें बदलाव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि आखिर सोशल मीडिया ऐप को बैन क्यों किया था नेपाल की सरकार ने। देखिए, नेपाल के युवाओं में जो गुस्सा है ना वो पहले से ही था, लेकिन जब सोशल मीडिया ऐप पर बैन कर दिया गया तो ये ट्रिगर पॉइंट हुआ, विस्फोट बन गया। ये सरकार का ये तर्क था कि ये कदम इंटरनेट पर फर्जी पहचान, अव्यवस्था, घृणा, नफरत फैलाने की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए उस उद्देश्य से किया गया था। और सरकार ने कहा था तमाम सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस से कि वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, लेकिन ज़्यादातर ने नहीं करवाया था और नतीजा हुआ था सरकार ने बैन किया और बैन करने के बाद जो हालात बुरे हुए वो हम आप देख रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी होगा कि भारत का क्या कदम है इस पूरे बवाल पर। भारत शांत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये चिंता जताई वहाँ पर कि स्थिति ठीक नहीं है और संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है और भारत ने ये कहा है भारतीय नागरिकों से कि वो सतर्क रहें और अभी फ़िलहाल नेपाल की ओर ना जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अब यहाँ पर सवाल एक इम्पॉर्टेंट होगा कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतनी बड़ी क्रांति जैसी स्थिति हो गई, वहाँ के नेपाल के युवा तो इसको क्रांति कह रहे हैं, तो इसकी क्या प्रमुख वजहें थी। देखिए 6 प्रमुख वजह थी। एक तो 26 सोशल मीडिया ऐप पर जो बैन लगा दिया पूरी तरह से वो, क्योंकि आज का जो युवा है ना और ख़ास तौर पर जो जेन जी है वो पूरी तरह से लती है सोशल मीडिया का। बाथरूम भी जाना है तो सोशल मीडिया, मोबाइल हाथ में होना चाहिए, ये स्थिति है। तो ये जो बैन हुआ एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया।
इससे पहले फिर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और नेपोटिज्म, ये जो है मुद्दा जो है ना उससे बहुत निराश किया था तमाम युवाओं को। पॉलिटिकल पार्टियों में भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा चल रहा था। टॉप लेवल पर जो कुर्सियां हैं उस पर बैठाए जा रहे थे नेताओं के बच्चे। विदेशी यात्राएं हो रही थी, ब्रांडेड सामान खरीद कर, और उसको दिखाया जा रहा था, शान और शौकत थी। और ये सब सोशल मीडिया पर चर्चित होने लगी थी। और एक और ख़ास बात बताऊं कि फिलीपींस और इंडोनेशिया में नेपो बेबी कैंपेन चला था। नेपो बेबी कैंपेन मतलब जो पॉलिटिकल पार्टियों के या सरकार के सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके बच्चे जो है ना वो बड़े पैमाने पर बहुत आगे बढ़ रहे थे, मतलब कि उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो वैसा ही कैंपेन नेपाल में भी देखने को मिला था। आपको मैं एक ये भी दिखाना चाहता हूँ, जो प्रदर्शन का जो बैनर था ना वो आप देख लीजिए यहाँ पर। ये बैनर है और इसमें क्या है, जेएनजी अगेंस्ट करप्शन एंड नेपोटिज्म, नो मोर नेपो बेबी। ये जो नेपो बेबी का जो कैंपेन है वो फिलीपींस और इंडोनेशिया से होते हुए नेपाल तक पहुंचा था। और सरकार ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने बैन लगा दिया सोशल मीडिया पर, और बैन लगाते ही तो बुरा हाल हो गया। तो ये स्थिति हुई है। ये जो चीज़ें तीन चार चीज़ें, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, नेपोटिज्म, ये भी बड़ा मामला था। बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं वहाँ पर, हजारों करोड़ों रुपए के। छोटा सा देश है और ये रकम बहुत बड़ी होती है। 2021 में 54,000 करोड़ रुपए का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला हुआ था। 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ था। 2024 में 69,000 करोड़ रुपए का एक और कोऑपरेटिव घोटाला हुआ था। छोटा सा देश, बड़े बड़े घोटाले, मतलब उस देश के लेवल का तो ये 1,000 करोड़ का बड़ा घोटाला है। फिर राजनीतिक अस्थिरता, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, ठीक है, और कोई भी सरकार ठीक से चल नहीं पाई। ओके, फिर क्या है, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है 2019 में 10.39% बेरोजगारी दर थी। इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति है। और अगर मुद्दा बात करेंगे तो विदेशी दबाव क्या था। ओली की जो सत्ता है, ओली खासतौर पर जाने जाते हैं किसके लिए, वो जाने जाते हैं चीन की ओर झुकाव रखने के लिए। जब भारत से उनका तनाव क्या बढ़ा, वो भारत से खफा जब हुए पिछले कुछ साल पहले, तो उन्होंने नेपाल का नक्शा ही बदल दिया। नक्शे में भारत के कई सारे इलाकों को भी जोड़ दिया और कहा कि ये नेपाल का इलाका है। चीन के इशारे पर ये सब माना गया, ये सब हो रहा है। तो एक तरह से चीन के हाथों कठपुतली के तौर पर ओली को देखा जा रहा था। इसके अलावा अमेरिका के कठपुतली के तौर पर भी देखा जा रहा था। अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है वहाँ पर MCC, जिसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के युवा कर रहे थे। तो जो प्रदर्शन हुए वहाँ पर, और उस दौरान बहुत सारे पुतले ले जाए गए और उसमें लिखा हुआ था अमेरिकी दलाल, चीनी दलाल, इस तरह की बातें थी। अब यहाँ पर तो आपने समझा वजह क्या थी। अब जानिए कि संसद भवन में आग लगाने का मतलब क्या हुआ। संसद भवन क्या होता है? किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान और जनता के प्रतिनिधि संस्था का एक प्रतीक होता है। लोकतंत्र का प्रतीक है ये संसद, और उसी को आग लगा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतीकात्मक हमला है, सत्ता के खिलाफ विद्रोह दिखाना है जनता का। वहाँ आग लगाने या हमला करने का मतलब सीधे तौर पर व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ पूरी तरह से विद्रोह दिखाना है। इसमें एक और बात है कि कई तरह के जो अराजक लोग हैं वो भी इसमें आ गए सामने और उन्होंने आग लगाने का काम पूरा कर दिया। चूँकि इसका अभी कोई विशेष नेतृत्व नहीं है, ठीक है, ये जो पूरा आंदोलन, वहाँ क्रांति की स्थिति जो देखने को मिली है पूरे नेपाल में, तो जब कोई नेता नहीं होता है ना, तो इस तरह की अराजक स्थिति हो जाती है। जब अपने ही प्रतीकों को वो लोग जला देते हैं। अब वो लोकतंत्र चाहते हैं लेकिन संसद को ही आग लगा दिया, तो ये स्थिति है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा क्या है? जन आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, जैसे सोशल मीडिया पर बैन कर देना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तब गुस्सा जो है ना राजनीतिक प्रतीकों पर निकलता है।
संसद भवन पर हमला ये संदेश देता है कि जनता जो है वो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से बहुत ज़्यादा नाराज है। अगला क्या है, सरकार पर दबाव बनाने का तरीका। ये ऐसी कार्रवाई अक्सर ये जताने के लिए की जाती है कि सरकार और राजनेताओं की वैधता पर अब सवाल उठ चुके हैं। प्रदर्शनकारी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप मेरी आवाज़ दबाएंगे तो हम उसी तरह से निशाना बनाएंगे वहीं पर जहां आप फैसले लेते हैं। एक और मुद्दा यह है कि ये अब खतरनाक मोड़ पर आ चुका है नेपाल। अराजकता और अस्थिरता की स्थिति। संसद पर हमला या आगजनी केवल विरोध ही नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और राज्य की जो संप्रभुता है उस पर सीधा हमला माना जाता है। और ये घटनाएं लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं और सेना पुलिस उसको एक बहाना देती है कि वो मजबूत हो सके। संसद भवन में आग लगाने का मतलब ये है कि गुस्सा और असंतोष से भरे प्रदर्शनकारी अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को अस्वीकार कर रहे हैं और विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बहुत बुरे हालात हैं। अब सवाल होगा कि नेपाल की राजनीति का आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, अब चूंकि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो अब अंतरिम या कार्यवाहक सरकार बनेगी। ओली ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। ऐसा राष्ट्रपति ने इनको निर्देश दिया है, यानी केपी शर्मा ओली को। लेकिन केपी शर्मा ओली का कोई भी फैसला अभी एक तरह से जनता के सामने जो ना टिक नहीं पाएगा कुछ भी। तो अब ओली के बाद क्या होगा कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा। अब बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो रहा है कि आखिर कौन बनेगा नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री या सरकार कौन सी होगी, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पर, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सब के ज़्यादातर क्यों अस्वीकार कर चुकी है वहाँ की जनता और वहाँ के उसके दफ्तरों में आग लगा चुकी है जनता। तो ये बड़ा मामला है। अब देखते हैं कि कौन व्यक्ति आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की अपील हो रही है वहाँ पर कि जो बालेन शाह है, ये रैपर हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया और फिर मेयर भी बने काठमांडू के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो वो प्रबल दावेदार अभी माने जा रहे हैं, क्योंकि जो जनता है वो चाह रही है कि यही है। आगे ये भी हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बने वहाँ पर, तो अगर दलों में सहमति बनती है तो एक नया पीएम बनाया जा सकता है। संभावना है कि दूसरे कोई शेर बहादुर देवबा या फिर से प्रचंड जो है ना वो नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो अस्थिर हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जनता ने जिस तरीके से आग लगा दिया है ना संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहीं भी उनकी आस्था अब रही नहीं है, बची नहीं। तो ऐसे में बहुत कठिन समय होगा। ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में वहाँ पर चुनाव हो और किसी दल को बहुमत मिले, लेकिन संभावना है कि संसद भंग हो जाएगी। और आगे देखते हैं क्या होता है। एक और मुद्दा है क्या, अब इसके बहाने जेएनजी की एंट्री होगी राजनीति में, पॉलिटिक्स में। मौजूदा जो आंदोलन है उसने युवाओं को संगठित करने की कोशिश की। अब संगठित पूरी तरह से है नहीं, अराजक है, लेकिन ये संभावना है कि आने वाले वक्त में चुनाव में कोई नई राजनीतिक पार्टी या प्लेटफॉर्म जो उभरे वो सीधे युवा पीढ़ी और डिजिटल स्वतंत्रता को प्रतिनिधित्व कर सके। लंबी अवधि में ये आंदोलन नई राजनीतिक ताकत और युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आ सकता है। बहुत सारे खतरे भी हैं नेपाल में। अगर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में या सेना और आंदोलनकारियों के बीच में संवाद नहीं हुआ तो हिंसा दोबारा भड़क सकती है। सेना की भूमिका बढ़ सकती है, जिससे लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर बड़ा असर पड़ सकता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है, पर्यटन पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी है वो, और जब इस तरह की अराजक स्थिति होगी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पर्यटन पर असर पड़ेगा। भारत के लिए क्या असर होगा, क्षेत्रीय असर क्या होगा। देखिए, आप देखिए भारत के पड़ोस में बड़ी अव्यवस्था से स्थिति है। पहले श्रीलंका में हुआ था, लेकिन वहाँ तो सरकार बन चुकी है और वहाँ चुनाव वगैरह हो गए, अब सेटल हो गया मामला। इधर बांग्लादेश देखिए, वहाँ पर अभी स्थितियाँ सही नहीं है। अंतरिम सरकार है लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। म्यांमार देखिए, ये पड़ोसी, यहाँ पर सेना की सत्ता है, ठीक है। अब नेपाल में ये हो गया है, ये स्थिति है। पाकिस्तान पहले से ही अराजक बना हुआ है वो, ओके। वहाँ
एक बार ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, नेपाल जैसी ही कोशिश हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी स्थिति थी, इस पूरे जो क्षेत्रीय ये पूरा इलाका है ये डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा पड़ोस, ये सारे पड़ोस। और आप देखिए कि भारत ये चाहता है कि स्थिरता बने, ठीक है, चीन भी चाहता है कि स्थिरता बने, लेकिन वो चाहता है कि वहाँ जो सत्ता बने वो उसके पक्ष में हो, चीन के पक्ष में हो। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काम आएगा। यूनाइटेड नेशंस और पश्चिमी देश लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर नेपाल पर नज़र रख सकेंगे। तो ये पूरा मुद्दा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई आपके लिए। ओके, तो आप डेली का करंट अफेयर्स भी ज़रूर देखिए अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो। और एक और ख़ास बात कहूँगा कि बीपीएससी की और यूपीएससी की, इसके अलावा यूपीपीसीएस की वो भी तैयारी शार्प लर्निंग ऐप पर शानदार तरीके से होती है। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ, तो आप शार्प लर्निंग ऐप जो सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का है वहाँ जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है। करंट अफेयर्स की तैयारी में मतलब तमाम एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे क्वेश्चन मतलब उसकी तैयारी शानदार ढंग से कराई जाती है। मेंबरशिप प्लान है 2 तरह के, एक IPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि तमाम जो यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस के लिए है, और उसमें पिछले 2 साल के कंटेंट मिलते हैं, 2 साल के, और अगले 1 साल तक, अगले 1 वर्ष तक कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। PDF, वीडियो, टेस्ट, ये सब कुछ, और टेस्ट सीरीज होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली का करंट अफेयर्स भी ज़रूर देखिए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर सन्मय प्रकाश के साथ।